नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो ये छोटा सा डिवाइस है जिससे हमारी पूरी दुनिया कनेक्टेड है, वो आखिर बना कैसे? आज हम कंप्यूटर की उसी कमाल की यात्रा पर निकलेंगे। एक सीधी सादी गिनती करने वाली मशीन से लेकर उस पावर तक जो आज हमारी दुनिया को चला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। तो किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी हमें बिल्कुल बेसिक से करनी होगी। भाप से चलने वाले इंजनों और इलेक्ट्रॉनिक दिमागों की दुनिया में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर एक कंप्यूटर होता क्या है। असल में देखा जाए तो एक कंप्यूटर एक बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेटर की तरह है। आप उसे कोई जानकारी देते हैं, वो आपके दिए गए निर्देशों को मानता है और फिर आपको एक नतीजा देता है। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। कंप्यूटर शब्द खुद लैटिन भाषा के कंप्यूटैरे से आया है, जिसका मतलब ही होता है कैलकुलेट करना या गणना करना। सब कुछ नंबरों से ही तो शुरू हुआ था। लेकिन ये सिर्फ गिनती करने के बारे में तो नहीं है ना। तो इतिहास में उतरने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस मशीन के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने इसे हमारी जिंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बना दिया है। जरा इस पर सोचिए, एक सेकंड में 10 लाख से भी ज्यादा कैलकुलेशन। ये इतनी तेज रफ्तार है कि इंसानी दिमाग के लिए तो सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये वो स्पीड है जो हमारे लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल देती है। और हाँ, बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी का स्विस आर्मी नाइफ है। मतलब ये एक मुश्किल साइंटिफिक प्रॉब्लम भी सुलझा सकता है, आपकी पसंदीदा फिल्म भी दिखा सकता है और आपके बैंक अकाउंट को भी सेफ रख सकता है। सब कुछ एक ही वक्त पर। यही कमाल की वर्सेटिलिटी इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए समय में पीछे चलते हैं। उस जमाने में जब कंप्यूटर बिजली से नहीं बल्कि गियर, लकड़ी और इंसानी दिमाग की कारीगरी से चलते थे। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन चीन से। तो ये है हमारी यात्रा का रोड मैप। हम एक साधारण अबैकस से शुरू करेंगे और इनियाक जैसे इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स तक जाएंगे। हर एक कदम एक बहुत बड़ी छलांग थी जो हमें आज के मॉडर्न कंप्यूटर के और करीब ले आई। मिलिए एबेकस से। इसे आप सभी कैलकुलेटिंग डिवाइस का परदादा कह सकते हैं। 16वीं सदी में चीन में इसका आविष्कार हुआ था और ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल था जिसने उस जमाने में व्यापार और कॉमर्स में क्रांति ला दी थी। ये कैलकुलेशन का पहला सच्चा मशीनीकरण था। जरा सोचिए, तारों पर मोतियों को इधर उधर खिसकाकर मुश्किल कैलकुलेशन करना। एबैकस ने यही मुमकिन किया। ये जोड़ सकता था, घटा सकता था और यहां तक कि स्क्वायर रूट भी निकाल सकता था, वो भी बिना किसी बिजली या बैटरी के। ये कमाल था, प्योरली इंसानी दिमाग का। अब चलिए सीधे चलते हैं 1642 के फ्रांस में, जहां एक नौजवान जीनियस ब्लेज पास्कल इतिहास बदलने वाले थे। उन्होंने पहली सच्ची मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाई, एक ऐसा डिवाइस जो एबेकस से एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसके अंदर आपको गियर्स और पहियों का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिलता। हर पहिए पर 0 से 9 तक के नंबर थे। जैसे ही एक पहिया घूमता, वो अगले को घुमा देता, जिससे कैलकुलेशन अपने आप हो जाती थी। मतलब मोतियों से गियर्स तक का सफर। ये एक बहुत बड़ा लीप था जिसने और भी कॉम्प्लेक्स मशीनों का रास्ता खोल दिया। और अब मिलिए उस इंसान से जिसे अक्सर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज। 1822 में उन्होंने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो बिना किसी इंसानी गलती के मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस कर सके। उन्होंने इसे नाम दिया डिफरेंस इंजन। और ये चलती कैसे थी? भाप से। सोचिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पावर का इस्तेमाल करके मैथ्स करना। ये गुणा कर सकता था, भाग कर सकता था और यहां तक कि अलजेब्रा के समीकरण भी हल कर सकता था। ये एक ऐसा आइडिया था जो अपने जमाने से करीब करीब 100 साल आगे था। गियर्स और भाप ने हमें बहुत दूर तक पहुंचाया, लेकिन अगली छलांग के लिए एक बिल्कुल नई ताकत की जरूरत थी, बिजली। कहानी में अब एक ड्रामेटिक मोड़ आता है, क्योंकि हम मैकेनिकल युग को पीछे छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक क्रांति में कदम रख रहे हैं। मिलिए ईनियाक से। यह कोई मामूली मशीन नहीं थी, ये एक दैत्य था, एक जायंट था। 1946 में बना ये पहला सच्चा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसने वैक्यूम ट्यूब्स की पावर का इस्तेमाल करके गियर्स और भाप को बीती बात बना दिया। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन इसका मिशन बहुत ही अहम था। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था और इसका काम था तोपखाने की फायरिंग के लिए
मुश्किल कैलकुलेशन करना, ताकि युद्ध के मैदान पर सैनिकों की मदद हो सके। ENIAC ने ये तो साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मुमकिन है, लेकिन इसके बनाने वालों एकर्ट और मॉचली का एक बड़ा सपना था। 1951 में उन्होंने यूनिवैक को दुनिया के सामने रखा, एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटिंग की ताकत को जंग के मैदान से निकालकर बिजनेस और सरकारों के हाथों में लाने वाली थी। यूनिवैक की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये सिर्फ नंबरों से डील नहीं करता था, ये शब्दों को भी समझ सकता था, और ये एक गेम चेंजर था। अचानक कंप्यूटर सिर्फ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं रह गए थे। अब वो डेटा प्रोसेस कर सकते थे, रिपोर्ट्स बना सकते थे और बिजनेस चलाने में मदद कर सकते थे। ये सारी तरक्की बहुत तेजी से हुई। इसे ठीक से समझने के लिए हम कंप्यूटर के इतिहास को पीढ़ियों या जनरेशन्स में बांट सकते हैं। हर जनरेशन की पहचान एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल कामयाबी से होती है। चलिए देखते हैं। पहली पीढ़ी जो 1946 से 1956 तक चली, वो वैक्यूम ट्यूब्स का दौर था। जरा एक विशाल कमरे के बराबर की मशीन की कल्पना कीजिए, जो लगातार गर्म होती रहती है, अक्सर खराब हो जाती है और आज के स्मार्टफोन के मुकाबले कछुए की चाल से चलती है। वो इस सफर के हीरो थे, लेकिन बहुत बोझिल भी थे। फिर 1956 में एक छोटे से आविष्कार ने आकर सब कुछ बदल दिया, ट्रांजिस्टर। इसने दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को जन्म दिया, जो छोटे थे, तेज थे, सस्ते थे और पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद थे। वैक्यूम ट्यूब का युग अब खत्म हो चुका था। ये फर्क वाकई चौंकाने वाला था। आप एक कमरे के साइज की अविश्वसनीय वैक्यूम ट्यूब मशीनों से सीधे डेस्क के साइज के भरोसेमंद ट्रांजिस्टर कंप्यूटर पर आ गए। लागत गिर गई और कंप्यूटिंग की पावर अब कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी। ये एक क्रांति थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तीसरी पीढ़ी आई जो इंटीग्रेटेड सर्किट से चलती थी, और उसने कंप्यूटर को और भी छोटा और सस्ता बना दिया। ट्रेंड बिल्कुल साफ था, छोटा, तेज, सस्ता। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आज भी जारी है और हमें उस टेक्नोलॉजी तक ले आया है जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही मशीन जो हमारी मेज पर रखी है। लेकिन क्या हुआ अगर हम कहें कि इसी परिवार का एक सदस्य इतना बड़ा और ताकतवर है कि वो पूरे देश के मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है? तो आज हम कंप्यूटर्स के इसी अनोखे और विशाल परिवार को समझने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर हमारी उंगलियों के नीचे मौजूद छोटी छोटी कीज तक। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी परिभाषा हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं ज्यादा बड़ी और कह सकते हैं हैरान करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो एक पूरे कमरे जितनी बड़ी हो और जो अरबों खरबों कैलकुलेशन करके ये बता दे कि अगले कुछ दिनों में पूरे देश में मौसम कैसा रहेगा। ये हैं कंप्यूटिंग की दुनिया के असली टाइटन्स। और फिर दूसरी तरफ वो डिवाइस है जो हमारे बैग में आराम से फिट हो जाता है, जिससे हम अपना बिजनेस चलाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं और यहाँ तक कि घर का बजट भी बनाते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही कंप्यूटर हैं। सोचिए, एक ही टेक्नोलॉजी के कितने अलग अलग रूप हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस परिवार के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर सदस्यों से। ये वो मशीनें हैं जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई हैं। ये हैं कंप्यूटिंग के असली दिग्गज। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं सुपर कंप्यूटर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्पीड और पावर के बादशाह हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने या किसी नई दवा की खोज करने जैसे कामों में मदद करते हैं। मतलब ये वो काम करते हैं जो हमारे आपके कंप्यूटर के लिए सोचना भी नामुमकिन है। तो इनकी कहानी शुरू होती है 1979 में अमेरिका के क्रेवान के साथ। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन इस रेस में भारत भी पीछे नहीं रहा। 1998 में हमने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि हम भी इस बड़ी लीग का हिस्सा हैं। अब सुपर कंप्यूटर का एक भाई जैसा है मेन फ्रेम। दोनों ही बहुत बड़े हैं, पर दोनों का काम एकदम अलग। इसको ऐसे समझिए कि सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो एक मुश्किल प्रॉब्लम को हल करता है। वहीं मेन फ्रेम एक सुपर एफिशिएंट मैनेजर है जो एक ही समय पर हजारों लोगों के काम संभालता है, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या रेलवे की टिकटिंग। तो एक बात तो साफ है, ये मशीनें हम आम लोगों के लिए नहीं हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत महंगी होती हैं और इनका मकसद भी बहुत खास होता है।
आप इन्हें किसी दुकान पर जाके खरीद नहीं सकते। तो चलिए अब इन बड़े बड़े दिग्गजों की दुनिया से निकलकर उस दुनिया में चलते हैं जो हमें ज्यादा जानी पहचानी लगती है, यानी वो कंप्यूटर जो हमारी मेज पर रखे हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। देखिए, कंप्यूटरों को ना कई तरीकों से बांटा जा सकता है, उनके साइज के हिसाब से, उनके मकसद के हिसाब से, या फिर वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं उसके हिसाब से। ये टेबल हमें एक अंदाजा देती है कि कंप्यूटर शब्द कितना बड़ा है, जिसमें सुपर कंप्यूटर से लेकर हमारे फोन तक सब कुछ शामिल है। अब आते हैं मिनी और माइक्रो कंप्यूटर पर। मिनी कंप्यूटर को आप छोटे ऑफिस का सर्वर मान सकते हैं जो एक साथ कई लोगों को सर्विस देता था। पर असली क्रांति, असली बदलाव आया माइक्रो कंप्यूटर से, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। यहीं से कंप्यूटर हर इंसान की पहुंच में आना शुरू हुआ। और यही माइक्रो कंप्यूटर हमें आज के दौर में ले आता है, कंप्यूटिंग की 5वीं पीढ़ी में। 1982 से जो दौर शुरू हुआ वो छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली और हाईटेक कंप्यूटर्स का है। हमारे डेस्कटॉप, हमारे लैपटॉप, ये सब उसी पीढ़ी का हिस्सा हैं और इसी ने सच में दुनिया बदल दी। ठीक है, तो हमने इन मशीनों के बारे में तो जान लिया, पर हम इनसे बात कैसे करते हैं, इन्हें बताते कैसे हैं कि करना क्या है। चलिए अब समझते हैं कि हमारा और कंप्यूटर का ये संवाद कैसे होता है। और इसका सबसे भरोसेमंद तरीका है कीबोर्ड। ये सिर्फ कुछ बटनों का सेट नहीं है, ये एक पुल की तरह है। एक ऐसा पुल जो हमारे विचारों को, हमारे शब्दों और नंबरों को मशीन की भाषा में यानी डिजिटल भाषा में बदल देता है। कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, पर इसके पीछे एक पूरी कहानी है। हमारा कमांड पहले एक बफर नाम की जगह पर थोड़ी देर रुकता है, फिर उसे कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के पास भेजा जाता है। सीपीयू उसे समझता है और फिर नतीजा हमारी स्क्रीन पर दिखा देता है। ये सब कुछ 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में हो जाता है। कीबोर्ड पर कुछ बटन तो सिर्फ नेविगेशन के लिए होते हैं, जैसे ये 4 एरो कीज जो कर्सर को स्क्रीन पर ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं ले जाने के काम आती हैं। और काम को तेज करने के लिए हैं होम और एंड कीज। होम के दबाते ही कर्सर लाइन की शुरुआत में पहुंच जाता है और एंड के दबाते ही लाइन के आखिर में। ये छोटे छोटे शॉर्टकट हमारा बहुत सारा समय बचाते हैं। अब ये कंट्रोल की बहुत मजेदार है। अकेले ये कुछ नहीं करती, पर इसकी असली ताकत कॉम्बिनेशन में है। जब इसे किसी और की के साथ दबाया जाता है तो ये कमाल के शॉर्टकट बनाती है। जैसे कंट्रोल और एस दबाने से फाइल सेव हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह शिफ्ट की भी है। जिन बटनों पर 2 सिंबल बने होते हैं, उनमें से ऊपर वाला सिंबल टाइप करने के लिए हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से ये कीबोर्ड की काबिलियत को दोगुना कर देती है। और आखिर में आती है एस्केप की। यह हमारी इमरजेंसी एग्जिट जैसी है। अगर कोई प्रोग्राम अटक गया है या उसे बंद करना है तो एस्केप की काम आती है। और हाँ, कुछ सिस्टम में ये कंट्रोल के साथ मिलकर स्टार्ट मेन्यू भी खोल देती है। तो हमने देखा कि कैसे कंप्यूटिंग की ताकत उन बड़े बड़े सुपर कंप्यूटरों से सिमटकर हमारी उंगलियों के नीचे एक छोटे से बटन तक आ गई है। ये वाकई एक अविश्वसनीय सफर रहा है। आज के कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि इनकी मदद से क्या कुछ मुमकिन है। साइंस से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर जगह इनकी मौजूदगी है। सोचकर ही कितना कमाल लगता है ना, कि एक बटन का हल्का सा दबाव उस मशीन को कमांड देता है जो कभी पूरे कमरे में आती थी। तो सवाल यह है कि इस बेहिसाब ताकत से हम अगला कमांड क्या देने वाले हैं। ये वो चीजें हैं जो असल में हमारे और कंप्यूटर के बीच एक पुल का काम करती हैं, एक बातचीत का जरिया बनती हैं। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता ही है ना, पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए कंप्यूटर की इस भाषा को उन्हीं टूल्स के जरिए समझते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि ये बातचीत होती कैसे है। देखिए, बड़ा सिंपल है। हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, इसे कहते हैं इनपुट, और फिर कंप्यूटर हमें उसका नतीजा दिखाता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते कैसे हैं। तो इस बातचीत की शुरुआत होती है कीबोर्ड से। ये सबसे सीधा और आसान तरीका है अपने आइडियाज, अपनी कमांड्स कंप्यूटर तक पहुंचाने का। सोचिए, हर बटन जो दबता है वो कंप्यूटर के लिए एक खास मैसेज होता है। अब देखिए, कीबोर्ड पर सिर्फ अक्षर ही नहीं होते,
कुछ ऐसे जादुई बटन्स भी हैं जो लिखे हुए टेक्स्ट को बदलने, उसे ठीक करने या उसमें कहीं भी घूमने फिरने में हमारी मदद करते हैं। अब देखिए, टेक्स्ट मिटाने के भी दो अलग-अलग तरीके हैं। जो बैकस्पेस है वो कर्सर से पहले की चीजों को मिटाता है, मतलब पीछे की तरफ। और जो डिलीट बटन है वो कर्सर के आगे की चीजों को हटाता है या फिर किसी चुनी हुई फाइल या फोल्डर को ही गायब कर देता है। सिर्फ अक्षर टाइप करने के अलावा कीबोर्ड पर कुछ खास कमांड कीज भी होती हैं और ये कीज हमारे काम को एकदम सुपर फास्ट बना देती हैं। जैसे नई लाइन पर जाना हो या सीधे स्टार्ट मेन्यू खोलना हो, ये सब इन्हीं बटन्स का कमाल है। अच्छा, कीबोर्ड के सबसे ऊपर वो F1 से F12 वाली लाइन देखिए, उन्हें कहते हैं फंक्शन कीज। ये असल में हर काम के लिए एक शॉर्टकट है। जैसे F5 दबाया और वेब पेज रिफ्रेश हो गया, या F2 दबाकर किसी भी फाइल का नाम फट से बदल दिया। तो कीबोर्ड से तो हमने अपनी बात लिख दी, पर स्क्रीन पर जो चीजें हैं उनसे सीधे बात करने के लिए उसके लिए चाहिए एक और साथी, माउस। ये डिजिटल दुनिया में हमारे हाथ की तरह ही तो काम करता है। देखिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब ये हमारे हाथ की मूवमेंट को स्क्रीन पर एक तीर यानी कर्सर की मूवमेंट में बदल देता है और इसी से हम किसी भी आइकन को आसानी से चुन सकते हैं, खोल सकते हैं या यहां से वहां उठाकर रख सकते हैं। अब माउस के ये जो दो मुख्य बटन हैं, दोनों का काम एकदम अलग है। जो बायां बटन है यानी लेफ्ट क्लिक, वो सीधे एक्शन के लिए है, किसी चीज को चुनना, खोलना या खींचकर कहीं और ले जाना। जबकि दायां बटन यानी राइट क्लिक, वो हमेशा ऑप्शंस का एक छिपा हुआ मेनू खोलता है। और जानते हैं, वक्त के साथ माउस भी कितना बदल गया है। सोचिए, पहले वो भारी भरकम गेंद वाले मैकेनिकल माउस होते थे, फिर आए लाइट से चलने वाले ऑप्टिकल माउस, और अब तो बिना तार वाले वायरलेस माउस का जमाना है, जो हमें काम करने की पूरी आजादी देते हैं। अच्छा, अब एक बात सोचिए, अगर कोई जानकारी हमारे दिमाग में नहीं बल्कि किसी कागज पर हो, जैसे कोई पुरानी फोटो या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट, तो उसे कंप्यूटर के अंदर कैसे ले जाएं? तो इसका जवाब है स्कैनर। स्कैनर को आप किसी डॉक्यूमेंट या तस्वीर के लिए एक डिजिटल कैमरा समझ सकते हैं। ये कागज पर मौजूद हर चीज की एक फोटो खींचकर उसे एक डिजिटल फाइल में बदल देता है, जिसे हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं। और ये बहुत ही काम की चीज है। पुरानी तस्वीरें हों, कोई जरूरी सर्टिफिकेट हो या कोई भी कागज, उसे डिजिटल बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इससे हम उन चीजों को हमेशा के लिए संभाल कर रख सकते हैं या किसी के साथ भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कीबोर्ड, माउस और स्कैनर से कंप्यूटर को सारी जानकारी दे तो दी, पर अब कंप्यूटर जो हमें जवाब दे रहा है, जो नतीजा दिखा रहा है, उसे देखेंगे कहाँ? बस यहीं पर काम आता है मॉनिटर। मॉनिटर ये कंप्यूटर की दुनिया में हमारी खिड़की है। इसे वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहते हैं। हम जो भी कमांड देते हैं उसका नतीजा हमें इस स्क्रीन पर तो दिखता है। और हाँ, मॉनिटर की टेक्नोलॉजी ने भी एक बहुत लंबा सफर तय किया है। याद है वो पुरानी टीवी जैसे बड़े और भारी सीआरटी मॉनिटर? अब उनकी जगह ले ली है पतले, हल्के और एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीर दिखाने वाले एलसीडी और एलईडी स्क्रीन्स ने। तो कुल मिलाकर कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जैसे इनपुट डिवाइस, मतलब जिनसे हम जानकारी अंदर भेजते हैं, और मॉनिटर जैसे आउटपुट डिवाइस, जिनसे हमें जानकारी मिलती है, ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। और यही सिस्टम कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत को मुमकिन बनाता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्मार्ट हो रही है, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि भविष्य में कंप्यूटर से हमारी बातचीत का तरीका कैसे बदलेगा। क्या कीबोर्ड और माउस की जगह हमारी आवाज या सिर्फ हमारे इशारे ही काफी होंगे? कभी सोचा है कि एक कागज का पन्ना ईमेल कैसे बन जाता है, या फिर एक डिजिटल फोटो जिसे हम स्क्रीन पे देखते हैं वो हाथ में पकड़ने लायक प्रिंट में कैसे बदल जाती है? आज हम उन्हीं मशीनों की दुनिया में चलेंगे जो हमारी असली और डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़ती हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? आखिर कैसे एक असली दुनिया की चीज, एक दस्तावेज डिजिटल बन जाता है और हमारी स्क्रीन पर दिखने लगता है? ये सब होता कैसे है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे कागज से पिक्सल तक की यात्रा से, फिर जानेंगे प्रिंटर्स की कहानी। उसके बाद कंप्यूटर के कमांड सेंटर में झांकेंगे और कुछ ऐसे हार्डवेयर हीरोज से मिलेंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। और आखिर में हम इस पूरे डेटा के सफर को एक साथ समझेंगे। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। कैसे कोई भी चीज असली दुनिया से डिजिटल दुनिया में कदम रखती है। और इस जादू के पीछे जिस डिवाइस का हाथ है उसे हम सब जानते हैं, स्कैनर। अब देखिए, स्कैनर भी ना एक ही तरह का नहीं होता, कई अलग अलग तरह के होते हैं और हर एक का अपने खास मकसद होता है। जैसे वो जो हम घर या दुकानों पर देखते हैं, वो है फ्लैटबेड स्कैनर। कोई किताब रख दी या एक पन्ना, उसके लिए बेस्ट है। फिर ऑफिस में देखिए, जहां बहुत सारे कागज होते हैं, वहां शीट फेड स्कैनर काम आता है। वो एक एक करके सारे पेज खुद ही अंदर खींच लेता है। और हाँ, एक हैंडहेल्ड स्कैनर भी होता है। मान लीजिए आपको किसी किताब से सिर्फ एक लाइन चाहिए, तो बस उसके ऊपर इसे फिरा दीजिए। मतलब जैसी जरूरत वैसा स्कैनर। चलो ठीक है, डेटा कंप्यूटर के अंदर तो आ गया, अब उसे बाहर कैसे निकालें, मतलब वापस कागज पर कैसे लाएं? बस यहीं से कहानी शुरू होती है प्रिंटर्स की। ये वो डिवाइस हैं जो डिजिटल दुनिया से जानकारी को वापस हमारी असली भौतिक दुनिया में लाते हैं। सीधे सीधे कहें तो प्रिंटर जो काम करता है ना, वो स्कैनर का एकदम उल्टा है। स्कैनर कागज को पिक्सल में बदलता है और प्रिंटर उन्हीं पिक्सल्स को स्याही या पाउडर से वापस कागज पर छाप देता है, डिजिटल से वापस फिजिकल। अब प्रिंटर की दुनिया में ना मोटे तौर पर दो टीमें हैं। पहली टीम है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ये बिल्कुल पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, टक टक करके स्याही वाले रिबन को कागज पर मारते हैं। और दूसरी टीम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ये बहुत शांत होते हैं और कागज पर स्याही का छिड़काव करते हैं या फिर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पुराने दिनों की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या किसी को उसकी कर्र कर्र वाली आवाज याद है? बहुत शोर करते थे और एक एक अक्षर छापते थे। बहुत धीमे थे, पर एक जमाना था जब हर ऑफिस में यही काम आते थे। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जैसे कि इंकजेट। इनको आप एक आर्टिस्ट समझ सकते हैं। ये स्याही की नन्ही नन्ही हजारों बूंदे कागज पर स्प्रे करके तस्वीर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पेंटर डॉट से पेंटिंग बनाता है। यही वजह है कि रंगीन फोटोज प्रिंट करने के लिए ये इतने कमाल के होते हैं। और फिर आते हैं लेजर प्रिंटर। इनका काम तो किसी जादू से कम नहीं है। ये एक लेजर लाइट से एक ड्रम पर एक तरह का अदृश्य चार्ज बना देते हैं। फिर टोनर नाम का एक पाउडर उस चार्ज पर चिपक जाता है और कागज पर छप जाता है। ये बहुत बहुत तेज होते हैं और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए तो इनसे बेहतर कुछ नहीं। तो हमने डेटा को अंदर लाने वाले यानी स्कैनर और बाहर ले जाने वाले यानी प्रिंटर को तो समझ लिया, पर इस बीच में जब डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है तब क्या होता है? ये सारी प्रोसेसिंग होती कहाँ है? चलिए अब कंप्यूटर के दिल में चलते हैं, उसके कमांड सेंटर में। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और ये बिल्कुल सही भी है। हर छोटा बड़ा काम, हर कमांड, चाहे वो स्कैन करना हो या प्रिंट करना हो, सब कुछ यहीं प्रोसेस होता है। यही है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, पूरे बड़े से डिब्बे को ही सीपीयू बोल देते हैं, पर असल में सीपीयू तो एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। उस बड़े से केस के अंदर तो पूरी एक टीम काम करती है। मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सब मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं। इनमें से एक है रैम यानी प्राइमरी मेमोरी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक व्हाइट बोर्ड की तरह सोचना। जब तक आप काम कर रहे हैं, सारा डेटा इस व्हाइट बोर्ड पर रहता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ या बिजली गई, बस व्हाइट बोर्ड एकदम साफ। मतलब ये टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज के लिए नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही हीरोज की जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। ये वो डिवाइस हैं जो हमारे काम को बचाते हैं और हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस में जान डालते हैं। जरा सोचिए, आप किसी बहुत जरूरी काम के बीच में हैं और खट, लाइट चली गई। कैसा लगेगा? सारा काम गया। ये डर बिल्कुल असली है। अचानक कंप्यूटर बंद होने से सिर्फ आपका डेटा ही नहीं जाता, बल्कि कभी-कभी कंप्यूटर को भी नुकसान हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे गुमनाम हीरो की, यूपीएस यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये कुछ और नहीं, बस एक बैटरी बैकअप है। जैसे ही लाइट जाती है, ये तुरंत कंप्यूटर को अपनी पावर देने लगता है। इससे हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम अपना सारा काम सेव कर लें और कंप्यूटर को आराम से सही तरीके से बंद कर दें। ये हमारे डेटा का बॉडीगार्ड है। एक नॉर्मल यूपीएस जो हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, वो करीब 20 से 30 मिनट का बैकअप दे देता है। अब इतने टाइम में कोई फिल्म तो नहीं देखी जा सकती, लेकिन हाँ, अपनी घंटों की मेहनत को बचाने और सब कुछ ठीक से बंद करने के लिए ये टाइम बहुत होता है। अच्छा, तो आउटपुट का मतलब सिर्फ प्रिंट ही नहीं होता है ना? कभी-कभी आउटपुट आवाज भी होती है। स्पीकर्स और हेडफोन्स,
ये भी तो आउटपुट डिवाइस हैं। ये डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदलते हैं, चाहे वो कोई गाना हो या फिर कोई ऑनलाइन मीटिंग। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग चीजें समझी हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। डेटा के पूरे सफर को एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। तो ये है पूरा साइकिल। सबसे पहले स्कैनर से इनपुट, फिर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू और मेमोरी से प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रिंटर से आउटपुट, और इस पूरे प्रोसेस को बचाने के लिए यूपीएस। ये सारी डिवाइस मिलकर ही हमारी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं। तो हमने कागज से पिक्सल और फिर वापस कागज तक का सफर तो देख लिया, पर टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जो हमारे डेटा से इंटरैक्ट करने का तरीका ही बदल कर रख देगा। क्या पता वो वॉइस कमांड हो या फिर वर्चुअल रियलिटी। जो भी हो, आने वाला समय दिलचस्प होने वाला। ये मशीनें हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, पर कभी सोचा है कि इनके अंदर असल में होता क्या है? आज हम यही जानेंगे कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर का शरीर और उसकी आत्मा मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इसी सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं, तो पर्दे के पीछे क्या होता है? इसे समझना न सिर्फ मजेदार है, बल्कि ये भी दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को चला कैसे रही है। तो इस पूरे सफर में हम कंप्यूटर के इन सभी जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले, एक कंप्यूटर बनता किन दो मुख्य चीजों से है? इसका जवाब बड़ा ही सीधा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए इन दोनों दुनियाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सीधी सी बात है, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पास मॉनिटर, कीबोर्ड और अंदर लगी चिप्स हैं। ये वो सारे हिस्से हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं। और अगर हार्डवेयर शरीर है, तो सॉफ्टवेयर को आप उसकी आत्मा मान सकते हैं। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कमांड्स हैं जो शरीर को बताती हैं कि क्या करना है, कब सोचना है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बस एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो जब हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं या कोई फाइल खोलते हैं, तो ये डेटा सबसे पहले जाता कहाँ है? ये जाता है मेमोरी में, जो कि कंप्यूटर का एक तरह से टेम्पररी वर्कस्पेस है। और इसके दो खास प्रकार हैं। रैम को आप एक व्हाइट बोर्ड जैसा समझ लीजिए। आप उस पर तेजी से कुछ लिखते हैं, काम करते हैं और फिर उसे मिटा देते हैं। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, ये व्हाइट बोर्ड भी एकदम साफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोम एक छपी हुई किताब की तरह है। इसमें कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जरूरी निर्देश पहले से लिखे होते हैं, जिन्हें ना तो बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आपका कंप्यूटर एक साथ कई सारे ऐप्स खोलने पर धीमा हो जाता है, तो हो सकता है उसकी रैम कम हो। जितनी ज्यादा रैम, उतना बड़ा काम करने का एरिया और उतनी ही तेजी से काम होगा। अब मेमोरी के इस वर्कस्पेस से निकलकर डेटा पहुंचता है कंप्यूटर के दिमाग तक, यानी प्रोसेसर के पास। असली खेल तो यहीं होता है, जहां डेटा को प्रोसेस करके जानकारी में बदला जाता है। प्रोसेसर, जिसे सीपीयू भी कहते हैं, असल में कंप्यूटर का इंजन है। यही वो छोटी सी चिप है जो एक सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस करती है, हमारे हर क्लिक को समझती है और स्क्रीन पर उसका नतीजा दिखाती है। ये बात प्रोसेसर के काम को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो हमारी बातों को, हमारे निर्देशों को मशीन की भाषा में समझता है। तो बिल्कुल रैम की तरह ही एक और बात साफ है, जितना पावरफुल प्रोसेसर होगा, उतनी ही तेजी से आपके काम पूरे होंगे। सब कुछ बिजली की रफ्तार से होगा। प्रोसेसर से काम होने के बाद डेटा का क्या होता है? अगर उसे हमेशा के लिए बचा कर रखना है, तो उसे एक पक्का घर चाहिए, है ना? और वही घर है स्टोरेज डिवाइस, यानी कंप्यूटर की परमानेंट लाइब्रेरी। इसी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसे आप कंप्यूटर की लाइब्रेरी समझ लीजिए, जहां आपकी सारी फाइलें, फोटोज, गेम्स, सॉफ्टवेयर सब कुछ हमेशा के लिए रखा जाता है, ताकि आप जब चाहें उन्हें इस्तेमाल कर सकें। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा स्टोर करने के तरीके कैसे बदले हैं। पुरानी फ्लॉपी डिस्क से लेकर आज की पेन ड्राइव तक ये सफर काफी मजेदार रहा है। हार्ड डिस्क तो आज भी कंप्यूटर की मेन लाइब्रेरी है, वो डिजिटल अलमारी जहां हमारा सारा जरूरी डेटा और सॉफ्टवेयर महफूज रहता है। फ्लॉपी डिस्क याद है किसी को? एक टाइम था जब यही सब कुछ थी। आज तो मजाक लगता है, शायद इस पर एक अच्छी क्वालिटी की फोटो भी पूरी ना आए। फिर आया सीडीज और डीवीडीज का जमाना। फिल्में, गाने सब कुछ इन पर सहेज कर रखने लगे।
और डीवीडीज ने तो सीडी के मुकाबले काफी ज्यादा स्टोरेज देकर मजा ही बढ़ा दिया। और फिर आई पेन ड्राइव, एक छोटा सा डिवाइस जिसने तो जैसे पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया को हमारी जेब में डाल दिया। तो ये तो हो गई शरीर यानी हार्डवेयर की बात, पर इन सब हिस्सों को चलाता कौन है? इन्हें कौन बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है? जवाब है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की आत्मा। मोटे तौर पर सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि गेम्स या MS ऑफिस, जिन पर हम असल में काम करते हैं। और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस, जो कंप्यूटर की देखभाल करता है, उसे मेंटेन करता है। तो अभी तक हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग समझा, पर असलियत ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। इनका रिश्ता एकदम अटूट है। ये टेबल इनके रिश्ते को और भी साफ कर देता है। देखिए, एक शरीर है तो दूसरी आत्मा। एक को आप छू सकते हैं, दूसरे को नहीं, पर काम करने के लिए दोनों का साथ होना बेहद बेहद जरूरी है। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के बिना दूसरा बेकार है, जैसे संगीत के बिना संगीतकार। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इतनी तेजी से पावरफुल हो रहे हैं, तो सोचिए कंप्यूटिंग का भविष्य क्या होगा? क्या मशीनें सच में इंसानों की तरह सोच पाएंगी? जरा सोचिएगा।